मैं सऊदी अरब में टैक्सी ड्राइवर था। एक दिन कोई सवारी पैसों से भरा बैग टैक्सी में भूल गई। मैंने फौरन टिकट लिया और पैसे लेकर पाकिस्तान पहुंचा। धूमधाम से बहन की शादी की और 1 माह बाद वापस चला गया। चंद दिन गुजरे, मालिक के बंगले पर बड़ी दावत थी। हजारों लोग बुलाए गए थे। दूसरे मुल्कों से नाच गाने वाली औरतें भी थीं जो आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थीं। ये देखकर मेरे कदम सन हो चुके थे कि उन लड़कियों में मेरी। मुझे अभी अभी राइड मिली थी, हालांकि मेरा इरादा खाना खाने का था, लेकिन मैंने फौरन इस तरफ जाना जरूरी समझा क्योंकि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता था। एक मुख्तसर मसाफत तय करके मैं एक होटल के पास पहुंचा जहां एक मियाँ बीवी खड़े थे। उन्हें देखकर साफ मालूम हो रहा था कि वो पाकिस्तानी या इंडियन हैं। मैंने फौरन बाहर निकलकर उनका इस्तकबाल किया और उनका सामान डिग्गी में रखा। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इस मर्द से पूछूं कि तुम इंडियन हो या पाकिस्तानी, मगर मैंने खामोश रहने में आफियत जानी। बेवजह कस्टमर से बात करना उन्हें इनकंफर्टेबल फील करवा सकता है। मैं खामोशी से अपनी ड्राइविंग में मसरूफ हो गया। जब अचानक वो औरत मुझे देखते हुए बोली, हम कितनी देर तक डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे? मैंने एक नज़र शीशे से उनकी तरफ डाली और अदब से कहा, मीम 15 मिनट। जबकि वो फौरन बोली, कोशिश करके हमें जल्द से जल्द पहुंचाओ, हमें बहुत देर हो रही है। उनके अजलत भरे अंदाज पर मैंने स्पीड को थोड़ा तेज कर दिया। ज्यादा तेज करने पर मुझे चालान भी हो सकता था, इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई। कस्टमर की बात की अहमियत रखना हम पर लाजिम था। अभी मैं मोड़ काट ही था कि वो आदमी बोला, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम पाकिस्तान या इंडिया से हो या फिर किसी और मुल्क। मैं फौरन बोला, जी सर, मैं पाकिस्तान से हूं, आप कहां से हैं? उनके पूछने पर मुझ में हिम्मत आई, जबकि वो बोले, ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम गाड़ी चलाओ। उनका सरदंदाज मुझे चूंका गया। हालांकि वो खुद मुझसे पूछ रहे थे, लेकिन जब मैंने पूछा तो मुझे जलील कर दिया। मैंने अब ड्राइविंग पर ध्यान मरकूज कर लिया। बेवजह कोई उल्टी हरकत नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से मुझे गलत रिव्यू मिल सकता था। एक मुख्तसर मसाफत तय करके मैंने उन्हें उनकी डेस्टिनेशन पर छोड़ दिया, जबकि वो मुझे पैसे सेंड करके बोले, ज्यादा बेहतर होगा कि तुम अपने काम पर ध्यान दिया करो। लोगों से ये पूछना कि आप कहाँ से हैं और कहाँ रहते हैं, इसमें वक्त जाया ना किया करो, समझ आई? जबकि मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका सामान निकाला, महज शुक्रिया अदा किया और अपनी गाड़ी में बैठकर दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गया, जहां से मुझे दूसरी राइड पिक करनी थी। ये दोनों मियाँ बीवी मुझे कुछ अजीब लगे। इतना अजीब अंदाज मेरी समझ से बाहर था। अगर खुद नहीं बता सकते थे तो फिर मुझसे क्यों पूछा? मेरे दिल में यह ख्याल आया, लेकिन मैंने अपना सर झटक दिया। फिलहाल मैं दूसरी राइड पर ध्यान देना चाहता था। उसके बाद मेरा खाना खाने का इरादा था। अगला शख्स एक बिजनेसमैन था। उसने अंदर बैठते ही मुझे हेलो कहा। उसे देखकर मालूम हो रहा था कि वो दुबई या फिर यूके का है। मैंने इस बार कोई सवाल जवाब नहीं किया। एक दफा जलील होकर मुझे समझ आ गई थी कि चुप रहने में ही आफियत है। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट ही की थी जब अचानक वो आदमी मेरी तरफ एक ब्रीफ केस बढ़ाते हुए बोला, ये पीछे रखा हुआ है, मैं इनकंफर्टेबल हो रहा हूं, उसे आगे रखो। मैंने हैरत से ब्रीफ केस थामा और सामने सेट पर रखा। भला ये किसका था? मेरे दिमाग में यकदम हलचल मच गई। फिलहाल मैंने खामोश रहने में ही आफियत जानी। इस आदमी को उतार कर मेरा रुख अब होटल की तरफ था। मैंने कोई राइड नहीं पक्की। दिल की धड़कनें मुंतशिर हो रही थीं। भला ये ब्रीफ केस किसका था? क्या इन दोनों मियाँ बीवी का या फिर उसी आदमी का? उस ख्याल ने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। मुझे अब घबराहट होने लगी। कहीं इसमें कोई बम वगैरह तो नहीं? ये सोच आते ही मैं फौरन गाड़ी से उतर गया और ब्रीफ केस लिए होटल के अंदर चला गया। आज जुमा था। मैं हर जुमे को सऊदीया में अच्छा खाना खाता था। आम दिनों में मामूली खाना खाकर पेट भर लेता था। अभी मैंने कुर्सी संभाली ही थी कि फौरन वेटर मेरे सर पर आ गया। हालांकि अमूमन वो थोड़ी देर बाद आते हैं जब हम बुलाएं। आज का दिन ही कुछ अजीब था। मैंने जल्दी जल्दी उसे ऑर्डर दिया और ताकीद की कि थोड़ी देर में आना। ये कहकर मैंने फौरन ब्रीफ केस खोला, मगर अगले ही लम्हे फौरन बंद कर दिया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। माथे पर पसीना आ गया।
चेहरे की हवाइयां उड़ दें, क्योंकि इस ब्रीफ केस में नोटों से भरी गड्डियां थीं। मेरा दिलो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी मेरी जान निकल जाएगी। मैंने आज तक इतना पैसा अपनी आंखों से नहीं देखा था। मैं खामोशी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और ऑर्डर कैंसिल करके फौरन होटल से बाहर आ गया। मेरा हाल बहुत बुरा हो रहा था। मैं गाड़ी में बैठकर सीधा अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। मेरे साथ ऐसा हो जाएगा मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। ये ब्रीफ केस किसका था? ये बात तो तय थी, ये ब्रीफ केस इस आदमी का नहीं था, क्योंकि कोई भी बेवकूफ़ शख्स अपने हाथों से नोटों से भरा ब्रीफ केस कभी नहीं देता। यकीनन ये ब्रीफ केस इन दोनों मियाँ बीवी का था जो मेरे साथ बैठे थे और अजीब बर्ताव कर रहे थे। उन्हें देखकर मालूम हो रहा था कि वो लोग अमीर ही, लेकिन इतना पैसा भूल जाना कोई बेवकूफ़ ही कर सकता है। मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठा हुआ था। एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया कि ये ब्रीफ केस लौटा देता हूँ, मगर अब मेरे दिल में लालच पैदा हो रही थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर मैंने ये पैसा लौटा दिया तो मेरी किस्मत दोबारा खाली रह जाएगी। अगर मैं ये पैसा लेकर पाकिस्तान चला जाऊं तो मेरी बहन की शादी हो सकती है, मैं अपना घर ले सकता हूं। कितने सालों से मैं सऊदी अरब में टैक्सी चला रहा था, मगर इतना पैसा नहीं जोड़ पाया था कि बहन की शादी भी कर लूं और अपना घर भी ले लूं। इन पैसों को देखकर मैं समझ गया था कि ये करोड़ से ज्यादा है। मेरा दिमाग तेजी से हरकत में आ गया। मैंने सोच लिया कि थोड़ा थोड़ा करके पैसा पहले पाकिस्तान के अकाउंट में भेजूंगा, उसके बाद यहां से निकलूंगा। इतना कैश लेकर अगर मैं एयरपोर्ट से गुजरा तो पकड़ा जा सकता हूं और छानबीन के बाद मुझ पर किसी भी किस्म का इल्जाम लग सकता है। मैंने अब अपना दिमाग अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना था। अपने हाथों से पैसे गिनकर मैं तकरीबन 10 लाख के करीब लेकर बैंक गया और उसी दिन वो पैसे पाकिस्तान ट्रांसफर किए। टैक्स वगैरह भी भर दिया ताकि कोई मुसीबत मेरे सर ना आए। अब मुझे इसी तरह कुछ महीने चाहिए थे, उसके बाद ही ये पूरे पैसे पाकिस्तान भेज सकता था, क्योंकि रोज रोज जाकर अगर मैं 10 लाख रुपए पाकिस्तान भेजता तो शक भी हो सकता था। मुझे ज्यादा इल्म नहीं था, इसीलिए मैं अपने तौर पर दिमाग चला रहा था। 15 दिन के वक्फे से पैसे भेजना शुरू किए। मेरे घर वाले थोड़ा परेशान हुए, मगर मैंने अपनी बातों से उन्हें कायल कर दिया कि किसी भी किस्म का एक्शन नहीं लेना है और अभी पैसे नहीं निकालने जब तक मैं वहां ना पहुंच जाऊं। पैसे मैं अपनी मां के अकाउंट में भेजता था। तकरीबन 3 महीने में तमाम पैसे पाकिस्तान ट्रांसफर कर दिए। इस दौरान मैं बाकायदगी से टैक्सी भी चला रहा था ताकि किसी को भी शक ना हो, और खुदा का शुक्र था कि अभी तक मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं हुई थी, क्योंकि जिन लोगों के पैसे गुम हुए थे उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। हालांकि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी उनके पास मौजूद था। 3 महीने बाद मैंने फौरन टिकट करवाई और बना घर वालों को बताए पाकिस्तान आ गया। एयरपोर्ट पर कदम रखते हुए भी अजीब डर महसूस हो रहा था। मैं करोड़ से ज्यादा पैसे पाकिस्तान लेकर आया था और ये कोई मामूली बात नहीं थी। अगर इन लोगों को जरा सा भी शक हो जाता तो मैं कई साल जेल में सड़ता और मुझे कोई न बचाता। मैंने फौरन टैक्सी ली और अपने घर आ गया। अम्मा मुझे देखकर बहुत जज्बाती हुई। तकरीबन मेरी वापसी 1.5 साल बाद हुई थी। मेरी बहनें और भाई सब मुझे देखकर खूब रोए। मेरी हालत भी इन लोगों से मुख्तलिफ न थी। परदेश में रहने वाला शख्स ही इस तकलीफ को समझ सकता है कि तन्हाई कितनी जालिम होती है। खाना खाने के बाद मेरी माँ मेरे बराबर में बैठी और मुझे देखते हुए बोली, ये तुम इतना पैसा कैसे भेज रहे थे? कोई लॉटरी लग गई तुम्हारी? और अचानक से तुम क्यों आए हो? मैं फौरन बोला, अम्मा आप छोटी के ससुराल वालों से बात करें, अब हम शादी करेंगे और मैं अब एक जगह देखूंगा ताकि अपना घर खरीद सकें। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मा काफी हैरान हुई और बोली, मुझे कम से कम कुछ बताओ तो सही। लेकिन मैंने चुप रहने में ही आफियत जानी। फिलहाल मैं ये बात किसी को नहीं बता सकता था। मेरी अम्मा काफी भोली औरत थी। अगर उनके मुंह से किसी के सामने कोई ऐसी बात निकल गई तो मेरी शामत आ सकती थी। मैं बुरी तरह किसी भी मसले में उलझ सकता था। इसीलिए मैंने हर एक से इस बात को छुपाए रखा। अम्मा ने छोटी के ससुराल वालों से बात की तो वो राजी हो गए। उनका कहना था कि हम तो पहले ही आपसे रखसती का बोल रहे थे, लेकिन आप लोग ही देर कर रहे थे। ये बात हकीकत थी। मेरे सर पर बाप का साया नहीं था। 2 भाई थे,
लेकिन उनकी शादियां हो चुकी थीं। उन्हें सिर्फ खुद से गरज थी। 2 बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी अब्बा की जिंदगी में हो गई थी। बस एक छोटी बहन रह गई थी, जिसकी जिम्मेदारी हम भाइयों पर थी। लेकिन उन दोनों के चाल चलन साफ बता रहे थे कि वो शादी में कुछ भी नहीं दे सकते। मगर अब मेरे पास पैसे मौजूद थे। मैंने सोच लिया था कि भाई होने का फर्ज निभाऊंगा। कुछ ही दिनों में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई थीं। मैंने अम्मा के साथ जाकर एक जगह भी देख ली थी। मैं बहुत खुश था। इन पैसों ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। मेरी जिंदगी में ऐसी बहार भी आ सकती थी। मैंने सोचा नहीं था। वक्त गुजरा और शादी का दिन भी आ गया। मैंने उसे बहुत जहेज दिया था। एक एक चीज मैंने उसे दी थी ताकि कभी भी उसे किसी किस्म की तकलीफ ना हो। हालांकि उसके ससुराल वाले हमें मना कर रहे थे कि आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का दिया, हमारे पास सब कुछ है। मगर माँ बाप जितना अपनी बेटी को दें कम ही होता है। अपनी बहन की शादी करके मैं बेहद मुतमईन था। शादी की सुबह जब खुशी खुशी वो हमारे घर आई तो मेरी बाँछें खुल उठीं। मैं बहुत खुश था कि अपनी जिंदगी का एक बड़ा मकसद मैंने हासिल कर लिया है। घर भी ले लिया और बहन की शादी भी कर दी। जिंदगी इतनी आसान हो सकती थी। मैंने सोचा नहीं था। इसके बावजूद मेरे पास पैसे बच गए थे। अब अम्मी का बस नहीं चल रहा था कि वो मेरी शादी भी करवा दें, मगर फिलहाल मैं अभी अपने आप को मजीद संभालना चाहता था। घर ले लेना सिर्फ मसले का हल नहीं होता और मेरे पास कोई ज्यादा पैसे नहीं थे, सिर्फ करोड़ रुपए थे, जिससे बहन की शादी और एक अच्छा घर ही आ सका था। अपनी जिंदगी बनाने के लिए मुझे अभी भी मेहनत करनी थी। तकरीबन 6 महीने में पाकिस्तान में ठहरा और फिर वापस सऊदी अरब रवाना हो गया। इतना अरसा काफी था सऊदीया से गायब होने के लिए। अब मुझे यकीन था वहां जाकर भी मुझ पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। 2 दिन बाद ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। आज मामूल का ही दिन था। मैं 2-4 राइड ले चुका था। इरादा अब खाना खाने का था, इसीलिए होटल की तरफ रवाना हो गया। ऑर्डर देकर मैं अभी फारिग ही हुआ था जब एक औरत बुरी तरह चलाते हुए रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। तमाम लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। वो बार बार अपनी कमीज को झाड़ रही थी। कोई भी उसकी तरफ नहीं बढ़ रहा था क्योंकि उसके कपड़ों पर न जाने अजीब किस्म के मकोड़े चल रहे थे। तकलीफ से उसकी जान निकल रही थी। उस औरत को देखकर साफ मालूम हो रहा था कि वो रईस खातून है। रेस्टोरेंट का अमला भी उसकी तरफ नहीं बढ़ रहा था। सभी उससे खौफ खा रहे थे, मगर मेरी इंसानियत ने मुझे वहां बैठने नहीं दिया। मैं फौरन खड़ा हुआ, अपनी शर्ट उतारकर जल्दी से उस औरत की कमीज से मकोड़े झाड़ने लगा। काफी सारे लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। शुक्र था कि रेस्टोरेंट वाले शोर नहीं कर रहे थे कि उस औरत को बाहर निकालो, बल्कि सब खामोशी से खड़े उसको मुतमईन होने का मौका दे रहे थे। मकोड़े झाड़ने के बाद फौरन ही उन 6-7 बड़े मकोड़ों को मारकर झाड़ू से बाहर निकाल दिया गया। वो औरत रोते रोते पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। उसके बैठते ही अमला भागकर उसके पास आया, जबकि एक नजर उस औरत पर डालकर मैं अपनी शर्ट वापस पहनकर दोबारा अपनी जगह पर बैठकर अपने ऑर्डर का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर गुजरी। जब मामला ठंडा हो गया, मेरा ऑर्डर भी आ चुका था। मैं खामोशी से अपना खाना तनावुल कर रहा था जब वो औरत मेरे सामने आकर बैठी और मुझे देखते हुए बोली, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अगर आज तुम मेरी मदद न करते तो मैं खौफ से ही मर जाती। मैं उनको देखते हुए बोला, इस तरह हर मामले में चीखने चलाने से सिर्फ इंसान अजियत में मुब्तला होता है। अभी आपके साथ ऐसा कोई मसला पेश आए तो आराम से खड़ी रहें और फिर किसी से मदद की अपील करें। अगर कोई मदद नहीं कर रहा तो खुद अपनी मदद करें। अपने हाथों का इस्तेमाल करें, मगर इस तरह चीख कर खुद को अजियत न दें। मेरी बात सुनकर वो औरत बोली, तुम काफी समझदार लगते हो। कौन हो, कहाँ के हो? मैं थोड़ा चौंका। वो औरत उर्दू में बात कर रही थी, यानी वो मेरी ही जबान की थी। मैं उनको देखते हुए बोला, मैं पाकिस्तान से हूं, यहां पर टैक्सी ड्राइव करता हूं। जबकि वो फौरन बोली, तकरीबन दिन भर का कितना कमा लेते हो पाकिस्तानी रुपए में? मैं थोड़ा हैरान हुआ। मुझे अपनी आमदन बताना पसंद नहीं था। इनकम ज्यादा हो या कम, मैं हमेशा इस बात को लोगों से छुपा कर ही रखता था। मैं अभी बात को घुमाता, इससे पहले ही वो औरत मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, डरो मत और ना ही ये सोचो कि मैं तुम्हारी कमाई पर हसद करूंगी। अल्लाह का शुक्र है हम बहुत अमीर हैं। इस औरत की बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए शर्मिंदा हो गया। ऐसा लगता था
जैसे वो मेरा दिमाग पढ़ रही हो। मैं सर झुकाकर बोला, पाकिस्तानी रुपए में अच्छा कमा लेता हूं। मैंने इस बार भी अपनी तनख्वाह छुपाए ही रखी थी। जब वो औरत मुझे देखते हुए बोली, खैर कोई बात नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है अपनी कमाई छुपाना, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम भी कभी अपनी इनकम किसी को नहीं बताते। खैर, मैं आज तुम्हारे काम और अंदाज से बहुत मुतासिर हुई हूं। मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है जो परमानेंट मेरे लिए काम करे। मैं तुम्हें महीने की अच्छी तनख्वाह दूंगी, तकरीबन पाकिस्तानी रुपए में 5 लाख तक। इस औरत की बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं कुछ कहना चाहता था, मगर ऐसा लगता था जैसे मेरी जुबान पर ताला लग गया हो। वो मजीद बोली, आज तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हें मालूम है, मुझे ऐसे कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता है। ये मेरी कमजोरी है। यकीनन तुम किसी कंपनी के साथ मिलकर टैक्सी चलाते होगे। मैंने सर हिलाया तो वो मुस्कुराते हुए बोली, यानी तुम्हारे लिए बचत बहुत कम है। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। कंपनी को देना, फिर पाकिस्तान भी पैसा भेजना, अपने लिए तो कुछ बचता ही नहीं होगा। वो औरत सब जानती थी। हालांकि अमीर लोग ज्यादातर अपनी जिंदगी पर फोकस करते हैं। मैं फौरन बोला, अगर मैडम आप मुझे तनख्वाह 5 लाख रुपए देंगी तो मैं फौरन तैयार हूं। मुझे वाकई पैसों की बहुत जरूरत है। अभी बहन की शादी की है, घर खरीदा है, अब इरादा अपनी शादी का है, मगर इतना पैसा पीछे नहीं है कि मैं शादी कर सकूं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं। मेरी बात सुनकर वो बोली, मैं तुम्हें इतना माला माल कर दूंगी कि तुम शादी भी कर लोगे, अपनी माँ को भी यहां बुला लोगे और अपनी बीवी को भी यही रखोगे। बस तुम मेरे साथ ईमानदारी से रहो। आज मुझ पर ऐसी इनायत हुई थी कि मैं दंग रह गया था। 6 महीने पहले करोड़ रुपए मिलना, उसके बाद वापस आकर इतनी अच्छी जॉब का मिल जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी लॉटरी थी। मैंने फौरन ही हामी भर ली थी, जबकि वो औरत मुझे अपने घर का एड्रेस, फोन नंबर और नाम वगैरह बताकर चली गई थी। हालांकि मैंने उसे खाने पर रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया था कि वो इतने छोटे होटल से खाना नहीं खाती। वो तो उसके कपड़ों पर मकोड़े आ गए थे। इसी वजह से जल्दबाजी में वो उस होटल में आ गई, जबकि मैं खामोश हो गया था। मैंने दोबारा टैक्सी ड्राइव नहीं की, बल्कि सीधा अपने क्वार्टर पर आ गया था। इरादा अम्मा को फोन करके तमाम हालात से आगाह करने का था, लेकिन मैं ठहर गया था। अभी मैं अपनी टैक्सी भी कंपनी को वापस नहीं करना चाहता था। पहले मैं जाकर देख लेना चाहता था कि ये लोग कैसे हैं। क्या ये लोग मेरे साथ तरीके से रहेंगे या फिर मुझे जलील होने के लिए छोड़ देंगे। पूरी रात मेरी इसी सोच विचार में गुजर गई। अगली सुबह में वक्त से पहले ही उस औरत के शानदार बंगले पर पहुंच गया। इसका बंगला देखकर ही मुझे समझ आ गई कि वो वाकई बहुत अमीर है। मेरी बाँछें खुल उठीं। मैंने इरादा कर लिया कि मैं अब यही नौकरी करूंगा और टैक्सी वापस कर दूंगा। रब का नाम लेकर मैं अंदर दाखिल हो गया। अभी मैं कोई सवाल करता, इससे पहले ही अंदर से एक औरत बाहर आई। वो मुझे देखते हुए बोली, तुम्हारा नाम शहजाद है? मैंने सर को हल्की जुम्बिश दी तो वो बोली, मैडम बुला रही हैं। मैं फौरन ही इस औरत के पीछे बढ़ा। वो मुझे लेकर एक लाउंज में आ गई। सामने ही वो औरत एक उम्दा लिबास पहनकर बैठी थी। मैंने करीब जाकर उन्हें सलाम किया तो वो उठ खड़ी हुई और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बहुत खुशी हुई, तुम वक्त के पाबंद हो। अगर तुमने काम इसी ईमानदारी से किया तो याद रखना तुम्हारी तरक्की यकीनी है। आओ, मैं तुम्हें अपनी गाड़ियां दिखाऊं और तुम्हारा टेस्ट भी ले लूं। तुम किस तरह ड्राइव करते हो? मैं फौरन बोला, मैडम आप बेफिक्र रहीं, आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने पाकिस्तान में भी टैक्सी ड्राइव की है, इसीलिए मुझे काफी तजुर्बा है। वो बोली, ये तो तुम्हारे साथ बैठकर ही मालूम होगा। वो मुझे लेकर अपने गैराज में आ गई। वहां हसीन तरीन गाड़ियां खड़ी थीं। मेरी तो लॉटरी निकल आई। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाऊं। वो मुझे लेकर मर्सिडीज में बैठी। मैंने फौरन ही तमाम चीजों को समझा और उन्हें लिए टेस्ट ड्राइव पर निकल गया। कुछ ही देर बाद वो मेरा कंधा थपथपाते हुए बोली, तुम झूठे दावे नहीं करते। मैं मुतासिर हुई हूं तुम्हारी ड्राइव से। चलो अब घर चलते हैं। ये कहते ही उसने मुझे गाड़ी मोड़ने का हुक्म दिया, जबकि मैं उनके हुक्म की तामील करते हुए सीधा उन्हें लिए वापस बंगले पर आ गया। कई बार मुझे हैरत भी हुई कि ये औरत महज इतनी सी करम नवाजी पर मुझे इतना क्यों दे रही है, मगर मैंने ज्यादा सोचना जरूरी नहीं समझा।
अगले दिन ही मैंने कंपनी से तमाम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए, उनके हाथ में गाड़ी की चाबी थमा दी और अब मुकम्मल तौर पर इसी बंगले में रहने लगा। सुबह 8 बजे जाता और रात 10 बजे मेरी वहां से छुट्टी हो जाती। इस औरत ने मुझे ये भी कहा कि आप मेरे सर्वेंट क्वार्टर में रह सकते हैं, मगर मुझे अपना क्वार्टर पसंद था। वहां पर मेरे दोस्त भी थे। इंसान जहां काम करता है वहां नहीं रहता तो ज्यादा बेहतर है। इससे आपकी इज्जत भी घटती है और आपको खास मजा भी नहीं आता। इसलिए मैंने फिलहाल उन्हें मना कर दिया था। मैंने अम्मी को भी बता दिया था। उन्होंने काफी एतराज जताया था, लेकिन जब मैंने उन्हें तनख्वाह बताई तो वो फौरन राजी हो गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मेरी जिंदगी अब काफी आसान हो गई थी। मुझे उनके पास काम करते हुए 2 महीने हो गए थे और उन 2 महीनों में मेरे पास 10 लाख रुपए थे। ये एक बहुत बड़ी रकम थी। कई बार मुझे हैरत भी हुई थी कि ये औरत मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है। खाना भी वो मुझे देती थी, शॉपिंग भी करवाती थी। कई बार तो मुझे ऐसा लगा शायद ये मुझे पसंद करती हैं, मगर वो शादीशुदा औरत थी, बच्चों वाली थी और ना ही उसने मुझसे ऐसी कोई नामुनासिब बात की थी। मैंने अपना सर झटक दिया था और यही सोचा था कि रईस लोग हैं, उनके लिए 5-10 लाख रुपए हम जैसे गरीबों को दे देना कहाँ कोई बड़ी बात होती है। मगर मैं जानता ही नहीं था कि असल वजह कुछ और है। मेरी जिंदगी किस तरह दांव पर लगाई गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। वक्त और तेजी से गुजरता रहा था। आज मामूल के मुताबिक मैं मैडम को लिए एक सैलून आया हुआ था जब मुझे सिक्योरिटी गार्ड का फोन आया। मैं हाल अहवाल के बाद बोला, हाँ भाई, किस लिए फोन किया? वो फौरन बोला, आज तुम पार्टी में आ रहे हो, मैडम ने तुम्हें बुलाया है। जबकि मैं फौरन बोला, कौन सी पार्टी, किस तरह की पार्टी? चंद लम्हे वो आदमी खामोश रहा और फिर बोला, क्या वाकई तुम्हें मैडम ने नहीं बुलाया? तुम पर इतनी करम नवाजियां करती हैं, फिर तुम्हारे साथ ऐसी नाइंसाफी? जबकि मैं चंद लम्हे कुछ बोल ही नहीं पाया था। इसकी बातों का क्या मतलब था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोला, आज मैडम ने घर में पार्टी रखी है और सब मुलाजमीन को उन्होंने मदऊ किया है। क्या तुम्हें नहीं बुलाया? जबकि मैं खामोश हो गया था, बात को घुमाकर खत्म कर दिया था। मुझे वाकई अब थोड़ी थोड़ी जलन होने लगी थी। थोड़ी देर बाद वापसी के रास्ते में मैंने मैडम से इस हवाले से पूछा। वो फौरन बोली, अरे तुम मेरे घर के मेंबर जैसे बन गए हो। अब मैं क्या तुम्हें दावतनामा दूं? तुम लाजमी आना, मुझे अच्छा लगेगा। उनकी बात सुनकर मैं मुतमईन हो गया था। आधा दिन मैंने काम किया और फिर मुझे छुट्टी मिल गई। रात के वक्त मैं अपना अच्छा सा लिबास पहनकर पार्टी में आ गया। अभी हम सबको बैठे कुछ ही देर हुई थी जब मालूम हुआ कि आज तो नाचने वाली औरतों को भी बुलाया गया है। मैंने आज से पहले इस तरह का कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं किया था। न जाने क्यों मुझे अजीब सी घबराहट हुई। दिल चाहा कि इस महफिल से उठकर चला जाऊं, मगर अगर मैं ऐसा करता तो मैडम नाराज हो जाती। उनकी नजरें मुझ पर थीं, इसीलिए मैंने वहीं बैठने में आफियत जानी। थोड़ी देर बाद ही औरतें आ चुकी थीं। मैं खामोशी से एक कोने में ड्रिंक हाथ में थामे खड़ा हुआ था। मैंने नजरें भी झुकाई हुई थीं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मगर अचानक ही न जाने क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी हुई। मैंने जैसे ही नजर उठाकर सामने की तरफ देखा तो अगले लम्हे में सांस लेना भूल गया, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी छोटी बहन डांस कर रही थी, जिसकी शादी मैंने बहुत धूमधाम से की थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरा कलेजा चीर दिया हो। लम्हा भर बाद में फौरन इस तरफ बढ़ा और अपनी बहन का हाथ थाम लिया। वो जो मगन अंदाज में उदास चेहरे के साथ नाच रही थी, मुझे देखते ही होश में आ गई और मुझे अपने सामने देख कुछ देर तक अपनी जगह पर ही खड़ी रही। फिर अपने कदम पीछे लेते हुए दोबारा डांस करने लगी, मगर मैं ये मंजर नहीं देख सकता था। मैंने जबरदस्ती उसका हाथ थामा और उसे वहां से ले आया। वहां पर काफी और औरतें थीं, इसीलिए किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया। बाहर आते ही मैंने उसे झंझोड़ दिया कि तुम यहां पर कैसे आ गईं? तुम्हारी शादी हो चुकी थी, तुम खुश थीं अपने घर में, ये सब क्या माजरा है? अभी मैं मजीद कुछ कहता, इससे पहले ही अख्ब से मुझे मैडम की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा तो वो मुझे देखते हुए बोली, तुम्हारी बहन को तुम्हारे हाथों खरीदा गया है, करोड़ रुपए, याद नहीं तुम्हें? जबकि मैं अपनी जगह पर बुत बन गया था। वो मजीद बोली,
तुम्हें पूरे एक मंसूबे में फंसाया गया था। तुम्हें क्या लगता है ये सब जो तुम्हारे साथ हुआ वो एक बेख्याली थी? तुमने मेरी मदद की थी, इसीलिए आज मैंने तुम्हारी मदद की है। तुम जब मेरे पास जॉब पर आए, मैंने तुम्हारा पूरा हस्ब नसब निकाला। तब मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी बहन यहां पर ही मौजूद है। लेकिन तुम्हें इल्म नहीं, जिस घराने में तुमने अपनी बहन की शादी की वो आम लोग नहीं, बल्कि एक गिरोह है जो दूसरे ममालिक से लड़कियां लेते हैं और दूसरी जगहों पर बेच देते हैं ताकि उनके जरिए पैसे कमाएं। वो लोग पसंद कर चुके थे, मगर तुम लोग शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि तुम्हारे पास पैसे मौजूद नहीं थे, और उन्होंने तुम्हारे जरिए ही वहां तक पैसे पहुंचाए और तुम्हारी बहन को यहां बिला लिया। ये सुनते ही मैं चीख मार कर रो पड़ा। मेरे साथ ऐसा भी हो सकता था? मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी छोटी बहन, उसकी उजड़ी हुई रंगत, आंखों के नीचे हल्के, इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अच्छी जिंदगी में नहीं थी। मैंने उसके पांव पकड़कर मुआफी मांगी। ये सब मुझसे लाशऊरी तौर पर हुआ था। इस औरत ने अपनी जान बचाने के सदके मेरे ऊपर काफी मेहरबानियां की। मेरी बहन को वापस बाइज्जत तरीके से पाकिस्तान भेजा, उसके शौहर से तलाक करवाई और मुझे जॉब से नहीं निकाला, बल्कि मैं अब भी वहीं पर काम कर रहा हूं। मैंने अपनी बहन की शादी अपने रिश्तेदारों में ही दोबारा कर दी। ये सब भी मैडम की ही मेहरबानी की वजह से हुआ है। अम्मा को मैंने यहीं पर बिला लिया है और अब शादी का इरादा रखता हूं, मगर जब भी मैं इस वाकये के बारे में सोचता हूं तो मेरी जान हलक में अटक जाती है। क्या इंसान इतने भी जालिम हो सकते हैं? कोई इतना बड़ा मंसूबा भी बना सकता है? मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन कहते हैं ना, जब आप किसी के लिए अच्छा करो, अपनी जान पर खेल जाओ, तो रब आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ता। नाजरीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद इस तरह की सबक-आमूज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल आशर टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।